नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट अभी जारी हुआ। चयनित सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। उसी चयन में आज हमारे सामने सपना उमर जी हैं, जिनका चयन एमपीपीएससी टॉपर की लिस्ट में एडी इंडस्ट्री के लिए हुआ है। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी जीवन की सफलता असफलता की बीच की कहानी। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि 2019 एक ऐसा रिजल्ट है जिस रिजल्ट ने मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा वेट कराया होगा 5 साल। इस 5 साल में जो बच्चे 19 से लेकर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, उस पूरी जर्नी को सपना उमर जी के द्वारा हम जानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअल बच्चा जो धैर्य की परीक्षा होती है वो सिविल सर्विसेज की ही होती है। वो आपको यहाँ से सीखने मिलेगा कि आपके साथ क्या कुछ नया हो रहा है कि या ये एक जर्नी ही है जो हर बच्चे को फेस करनी होती है और उसके बाद वो निखर कर सामने आता है और बनता है सपना उमर जैसा। तो चलिए, सबसे पहले पूरी रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई कि आप चयनित हुए 2019 में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ खड़े रहने का मौका मिला मुझे, तो मैम सबसे पहले आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सपना, आप मुझे ये बताइए कि आप के घर में कौन कौन है। अपना थोड़ा सा एक हमको इंट्रोडक्शन और परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सपना उमट है और मैं धार डिस्ट्रिक्ट की बदनावर तहसील की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरी माताजी और मेरे सहित 5 भाई बहन हैं हम लोग, और अभी वर्तमान में मैं इंदौर में ही रहकर अध्ययन कर रही हूँ। सपना, स्कूल कहाँ से किया था आपने? जी मैम, मेरी स्कूलिंग बदनावर से ही हुई है और मेरा कॉलेज गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स से मैंने बीए किया है मैम। इंदौर से या कहीं और? इंदौर से ही मैम। ओके। आपने तैयारी कब चालू करी थी? ड्यूरिंग कॉलेज या कॉलेज के बाद में या कुछ और? जी मैम, मैंने कॉलेज के बाद में ही तैयारी चालू की थी और 2014-15 की बात है, तब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपनी, और फाइनली अभी 2019 में मेरा अंतिम चयन हो पाया मैम। ओके। आपका ये कौन सा प्रयास था 2019 में? मैम, ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मेरा अंतिम परिणाम आया। ओके। मतलब आप सभी जान पाएंगे कि चौथा प्रयास और उसके बाद में इतनी लंबी जर्नी एमपीपीएससी ने वेट कराया, तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी इनकी लाइफ से। और आपके मन में ये प्रश्न आ ही गया होगा कि यार चौथा मतलब कब से तैयारी कर रही है, कितनी बड़ी है। तो आप धैर्य बनाकर रखें और आगे तक वीडियो को देखें, क्योंकि आपको असली कहानी पता चलेगी कि इसके पीछे रीजन क्या था, कि क्या वाकई में ये 4 प्रयास थे, क्या सपना जी की गलती थी या कुछ ऐसी और परिस्थिति थी जिसके कारण इतना लंबा टाइम लगा। और अगर टाइम लगा तो इतने सालों इनने किया क्या, ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। इसके पहले सपना, मुझे ये बताइए कि एमपीपीएससी में जो आपने ये तैयारी करी, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी आपने क्या करी, कैसे करी, उसके बारे में हम आपसे गाइडलाइन लेना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी चीजें लगातार मिल रही हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते थे? मैम, जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा जो एक काम किया वो था मैम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का। पहला काम मैंने किया क्वेश्चन लगाने का और दूसरा काम किया मैंने रिवीजन करने का। ये दोनों पर मेरा मेन फोकस रहा है मैम प्री की टाइम पर। और मेरे लिमिटेड सोर्सेस होते थे मैम, ऐसा नहीं कि मार्केट जाके 10 तरीके की बुक वगैरह खरीद कर लाना और नए नए पोस्टर देखकर प्रभावित होकर उनसे जो आजकल चल रहा है वो लाकर पढ़ना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और जो मेरे नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स थे, उनको पढ़ा, उनका रिवीजन किया। और जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन बैंक थी, पुराने क्वेश्चंस आ रहे और जो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो मैं लगाती थी मैम। ये मेरा वेरी वेरी गुड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि बच्चा भ्रमित हो जाता है कि कौन सी बुक पढ़े। और आपको ये चीज पता चली होगी कि आपको जो नई नई बुक दिख रही है उससे आपका चयन नहीं होता, बल्कि हमने ये सीखा कि आप एक ही बुक को और बहुत ऑथेंटिक बुक को 10 बार पढ़े, रेदर देन कि आप 10 बुक को एक एक बार पढ़े। तो आपने सीखा यहाँ पर कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन लगाना मेरे हिसाब से सपना जी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि आपने मेंस की तैयारी कैसे करी?
मेंस की तैयारी मैम 2019 की जो मैंने तैयारी की थी उसमें जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट थे उनको मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था, और जो मेरा वीक पॉइंट्स थे, जैसे मुझे साइंस और मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया। मैं सुबह उठते ही पहले के जो याद होने का समय होता है, वो आगे के जो 2-3 घंटे होते हैं सुबह सुबह के, उसमें मैं अपना वीक सब्जेक्ट पढ़ती थी ताकि मुझे वो और अच्छे से याद हो जाए। ओके मैम, एक चीज बस थोड़ा सा कि पेपर 3 अभी बच्चे जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए तो ठीक है, और आपने क्वालिफाई किया है, और पेपर 3 अभी वाला भी मेंस क्वालिफाई किया है, तो आपका जो पेपर 3 था और आप आर्ट्स से, जैसे कि आपने बोला, आपने खुद हाईलाइट किया कि मैथ्स और साइंस आपका वो था, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि मैम हम इसको कैसे पढ़ें। अभी जैसे थर्ड पेपर में 10 यूनिट है, तो जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कि जो 7 यूनिट है उनके लिए कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, वो कोई भी बैकग्राउंड का व्यक्ति कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 100 में से 100% करने की बजाय 100 में से 70% को आप बहुत अच्छा कर लें, और बाकी बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं बाकी 3 यूनिट से, तो वो नहीं बनते, वो उनकी संख्या 2 या 3 होती है, बाकी उसमें से भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इतना मेजर इशू है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है अभी के थर्ड पेपर के सिलेबस में। बहुत बढ़िया। और एक चीज और कि आपने इंटरव्यू के लिए क्या कैसा गाइडलाइन लिया? इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, और साथ साथ में मैंने घर पर जो न्यूज़पेपर होते हैं, करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ता है, मैगजीन्स होती हैं वो पढ़ी। फिर जो मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, मैं उसको हमेशा बोलती थी कि तुम मेरा मॉक लो तो मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है। और दोस्त है मेरी, तो उन लोगों से मैंने वीडियो कॉल करके अपना इंटरव्यू लेने के लिए कहा कि आप इंटरव्यू लीजिए, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने ये 2-3 काम आवश्यक रूप से किए मैम। मैम इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जो 4th, 5th और 6th पेपर है, बच्चे हमेशा उसको थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उसको या तो सिंपल माना जाता है या वो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, उतने लेंदी सब्जेक्ट होते नहीं हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो 4th, 5th और 6th पेपर है उसमें अगर आप अच्छा कवर कर लेते हैं तो आगे के पेपर अगर टफ भी आते हैं या किसी को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उसमें कम पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो वो 4th, 5th और 6th पेपर से मैम पॉसिबल है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं 4th, 5th और 6th पेपर में अच्छे मार्क्स के कारण ही हुआ है। अरे वाह। इसमें अब हम आगे बात करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि ये बात तो हमने एक पूरी स्ट्रेटेजी जानी, आप कोचिंग संस्थान क्या आपने ज्वाइन किया था? क्या बच्चों को कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए? ऑनलाइन अभी इतनी सारी कोचिंग्स है, ऑफलाइन कोचिंग्स है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम जेन्युइनली यहाँ पर उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जिनसे आपको वास्तविक सच्चाई पता चले। दूसरी बात ये भी कि अभी एक बच्चे का, मैं आपसे दोनों ही प्रश्न एक साथ कर रही हूँ, एक बच्चे का फोटो 3-3, 4-4 कोचिंग में दिखता है। जैसे मैंने भी आपका फोटो लगाया, तो बच्चों के बीच में ये बहुत ज्यादा भ्रम रहता है। जो बच्चे इंदौर में उनको तो पता रहता है, और जो डायरेक्ट टॉपर्स से मिलते हैं उनको पता रहता है कि वो बता देते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा है। तो ये 4-4 जगह कोचिंग में आपके पोस्टर लग रहे हैं या टॉपर्स के पोस्टर लग रहे हैं, तो उससे हमारा बच्चा भ्रमित होता है। तो आप क्या मुझे उसका कारण बताएंगे? क्योंकि आपका भी पोस्टर 2 से 3 जगह लगा है, इंक्लूडिंग रुचि धर्मन पाठशाला भी। तो ऐसा क्या रीजन है? क्या आपने 4-4 कोचिंग करी थी? मैम होता क्या है, जब 2019 की एग्ज़ाम थी उस टाइम पर ऐसा हुआ कि मैं क्या शायद कोई और, या तो हम परीक्षा प्रणाली पर क्वेश्चन मार्क करने लग जाते हैं कि पता नहीं सही है या गलत, या खुद पर अविश्वास हो जाता है। तो खुद पर अविश्वास लोग कम कर पाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं सामने वाले की गलती है। तो जब मैंने एक क्लास की तो मुझे लगा अच्छा ये क्लास अच्छी नहीं है, दूसरी किसी क्लास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्रूटफुल मिलेगा। फिर दूसरी क्लास गए तो लगा, तीसरी क्लास जाते हैं। जब कंटिन्यूसली आपको असफलता मिलती है तो आप अपने आप में चेंज करते हैं, और ये गलत भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके व्यक्तिगत स्तर को आप और सुधारना चाहते हैं और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अगर आप क्लास जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने किया, और मैं खुद 4 क्लास गई हूँ, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और मैंने हर क्लास से एक अलग अलग चीज़ सीखी है, और उसी सीख के दौरान, अलग अलग सीख के दौरान ही मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, और क्वालिटी आप सुधार सकते हैं नए नए लोगों से मिलके, उनसे बातचीत करके, उनसे मार्गदर्शन लेकर। तो फाइनली
फिर मेरा इसी कारण से मेरा अंतिम चयन मैम हो पाया है। एक बात और मैम मैं ऐड करना चाहूँगी कि प्री की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो आपको किसी क्लास में अच्छी मिलती है तो आप वहाँ पे जाते हैं। हाँ। फिर मेंस बेस्ड जो टेस्ट सीरीज़ होती है वहाँ पर भी आप जाकर और एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। इंटरव्यू के लिए अलग-अलग जगह आप मॉक देने बिल्कुल जाते सही, हैं, हाँ। तो कहीं न कहीं क्लासेस की तरफ से ऐसा रहता है कि अगर तीनों स्टेज में से एक स्टेज में भी बच्चा अगर हमारे पास आया है तो उस हिसाब से फिर आगे चीज़ें चलती हैं। बहुत सही, बिल्कुल नेचुरल आंसर, बिल्कुल कहीं पर कोई लीपापोती नहीं जो आजकल बहुत ज्यादा होती है कि हाँ है तो है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कई संस्थान हैं जो कोचिंग के साथ साथ सारी चीजें, हम यहाँ पर किसी संस्थान की बात नहीं कर रहे हैं और हम किसी भी संस्थान को बुरा नहीं कह रहे हैं, बट बच्चों के जो मेरे पास प्रश्न आए सपना जी, उस हिसाब से हमने इस प्रश्न को उठाया, क्योंकि इस मुद्दे पर बात कोई नहीं करता, क्योंकि कोचिंग के या ये इस बारे में ये बात होती नहीं है तो बच्चे भ्रमित होते हैं वास्तविकता में। तो हम यही बात हाँ यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि कई बार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ जाता है, आप अपने आप पे ऊपर मुझे लगता है डाउट करने लगते हो कि हम सही कर रहे हैं मैम कि ये नहीं। प्रक्रिया इतनी लंबी है और इतनी हेक्टिक होती है, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर अविश्वास होने लगता है। बिल्कुल। और ये ह्यूमन नेचर है, ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ है या आपके साथ में, ह्यूमन नेचर है। Human nature, तो right. जब आपको अपने आप पे अविश्वास होने लगता है तो आपको लगता है कि नहीं कोई और हमको हमें बेहतर कर देगा, कोई और हमें बेहतर, वो बिल्कुल। ठीक भी है। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप कोई चीजें करते हैं अपनी खुद की ग्रोथ के लिए तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, सही है। और उसके बाद में इंटरव्यू की भी प्रोसेस 3 से 4 जगह से होती है, तो वो सारी जर्नी में ये हो जाता है। अच्छा, एक ट्रेंड और मुझे यहाँ देखने को मिला है, आप मुझे इसमें बताइएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी आ गया है। दूसरी चीज ये है कि हम एक ही संस्थान अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें सारी चीज हमको अच्छी नहीं मिलती, तो क्या अभी चूंकि मैं एक टीचर हूँ, जान रही हूँ बच्चों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब्जेक्ट वाइज भी टीचर का चयन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं क्या, ये मेरा एक प्रश्न है। कि क्योंकि हर कोचिंग में मुझे लगता है हर टीचर परफेक्ट नहीं होता है, पर्टिकुलर एक टीचर होता है, जैसे दिल्ली में पैटर्न चलता है, क्या इंदौर में ऐसा पैटर्न अपनाया जा सकता है और ये क्या बेनिफिशियल रहेगा? जी मैम, किया जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। चूँकि अभी ऑनलाइन स्टडी का जो क्रेज़ है वो ज़्यादा बढ़ गया है पहले से, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान है, लेकिन ये कि थोड़ा-सा टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हो जाती है कि आप बिल्कुल, अलग-अलग बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग टाइम दे रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी एक होती है, आप कंटिन्यूअसली 5-6 घंटे की क्लास ले रहे हैं और एक सुबह क्लास ले ली, एक दोपहर ले ली, एक शाम ले ली, एक रात ले ली, तो जिसका जैसा शेड्यूल हो। पूरी कोई चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, चयन आपको करना है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। चयन सही कर लेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है, अब जैसे कोई सुबह 4 बजे उठना पसंद करता है, कोई सुबह 4 बजे तक पढ़ना पसंद करता है, बिल्कुल तो सही। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है। एट द एंड सिलेक्शन होना ज़रूरी है मैम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, एट लास्ट आप सेलेक्ट होइए, चाहे आप कैसे भी है। अब एक प्रश्न जो मुझे बहुत ज्यादा पूछा गया और मुझे ये लगता है कि आप मुझे ये बताइए, सपना जी के जो नंबर है वो डीएसपी से भी ऊपर है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी पे भी डीएसपी मुझे लगता है सूट करेगा, जिसपे हम आगे और बात करेंगे कि ऐसी पर्सनालिटी क्यों है। और अभी तक आधे से ज्यादा लोग डाउट में होंगे कि ये सपना नाम बोल रही है लेकिन दिख ऐसे क्यों रही है, तो आगे बस बनाकर रखिए समा, सारी बातें हम सपना जी से करेंगे पढ़ाई के अलावा भी। तो मुझे आप ये बताइए कि आपके नंबर डीएसपी से ज्यादा हैं, मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर है आपके, इंटरव्यू में भी बहुत ही अच्छे नंबर है आपके, तो फिर आपने एडी इंडस्ट्री का चयन क्यों करा? डीएसपी मैंने डाला नहीं था, कि बाई चॉइस नहीं डाला था मैंने, पोस्ट ही प्रीफर नहीं की थी उसमें। तो और मुझे पूछा भी था अध्यक्ष सर ने कि आपने क्यों डीएसपी क्यों नहीं डाला है, बिकॉज ऑफ माय पर्सनालिटी। तो मैंने उनको कह दिया था कि कुछ इशू है जिसके कारण मैंने डाला नहीं, वरना डीएसपी मुझे मिल रहा था। और एडी इंडस्ट्री इसलिए कि हमारी एक मित्र है, तो वो पहले से इस डिपार्टमेंट में है, तो उनके द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिला कि कैसा डिपार्टमेंट है, इसमें आगे कैसे नौकरी की जाती है। तो मेरे अनुसार मुझे जो ठीक लगा, जो जैसा मुझे आगे नौकरी करनी है, तो मैंने इस पद को अपने प्रेफरेंस में रखा। अब आगे मुझे आप ये बताइए, जैसे कि अभी हमने बात करा कि आप आखिर सपना जी एक लड़की हैं, लड़की होकर आप ऐसे क्यों रहती हो लड़के जैसे? देखिए, रहती तो मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, जिसके अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला ये कारण था कि हम लोग 5 भाई बहन थे,
तो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और 2 छोटे भाई बहन हैं। एक ही भाई था, वो छोटा था, और जो बहनें थी वो घर के जो काम होते थे उनमें लगी रहती थी, और पिताजी हमारे खेती किया करते थे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था घर के लिए सब्जी लाना, किराना लाना। हम ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे हैंडपंप से पानी लाना रहता था, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो ना छोटे भाई बहन कर सकते थे और बड़ी बहनें भी थोड़ी हिचकिचाती थी। तो मेरा ऐसे रहने का यही एक कारण था कि मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल बनूं और कंफर्टेबल तरीके से मैं ये सारे काम कर सकूं, क्योंकि ये सूट में और जो लड़कियों के परिधान होते हैं उसमें करना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं शुरू से ही और फिर जब मैंने ऐसे परिधान पहनना स्टार्ट किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया इससे कि आप कहीं जा रहे हैं। जैसे मैं एक वाकया सुनाती हूँ आपको। जब हमारे पिताजी खेती किया करते थे और वो उनका जो खेत था हम लोगों का, वो 20 से 25 किलोमीटर दूर पे था, तो उनको टिफ़िन देने में जाया करती थी, और मेरी उम्र उस टाइम रही होगी, मैं 4th या 5th में पढ़ती थी। तो इतनी दूर जाना बस में, और टाइम क्या होता था किसी को नहीं पता, सुबह का टाइम, उधर से शाम में वापस आने का टाइम, तो एक लड़की होने के नाते थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाता था लड़कियों के कपड़ों में। तो थोड़ा जब मैं इस टाइप से रहती थी तो आधे लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते थे कि लड़की ही है, तो वो मुझे मतलब सिंप्लीफिकेशन हो गया मेरी इस चीज़ से, ऐसे रहने से। तो ठीक था मैम, फिर आगे आगे जाके और बस ये चलता गया, और अब मुझे इसी लुक में रहना ज़्यादा पसंद है, और इस लुक ने मेरी पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ओके, तो अब जब लड़कियों की बात चल रही थी, तो अब मैं तो लड़कियों जैसी हूँ, ऐसी ही रहती हूँ, तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आ रहा है जो मैं आपसे पर्सनली करना चाहूँगी कि मैं भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करती हूँ, और मेरे जैसे कई लड़कियां हैं जो अपने बड़े बड़े सपने लेती हैं, लेकिन सपने को पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे कि आपने बताया, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सड़क से जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हम अनसेफ फील करते हैं। ये तो हुई एक सेफ्टी की बात। दूसरी बात ये होती है कि हम जब तैयारी भी करते हैं, चूंकि हम तैयारी की ज़्यादा अभी बात कर रहे हैं, तो तैयारी के दौरान एक लड़की को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि वो लड़की किस तरीके से उन चैलेंजेस को संभाले। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर लड़की इस तरीके से चैलेंज नहीं संभाल सकती कि आपके जैसे ही रहकर चैलेंज संभाले, तो वो लड़की जैसे नॉर्मल लड़की जैसे ही रहकर कैसे चैलेंज को संभाले, देखिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लड़कियों के साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो शादी की होती है। एक एज हो जाती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं परिवार या समाज का प्रेशर आने लगता है कि आपको शादी करना है, आपकी एक एज हो गई है, तो एक टाइम लिमिट रहती है आप अगर तैयारी करने आए हैं तो। और मुझे जो लगा है, जो मैंने महसूस किया है कि अगर आपका परिवार आपके साथ है, लड़की का परिवार अगर उस पर विश्वास कर रहा है, और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा कुछ आगे जाकर करे, अगर उसको टाइम भी लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बच्चा कुछ भी कर लेगा, फिर ना समाज से मतलब है, ना आसपास के लोगों से मतलब है। परिवार का जो सपोर्ट होता है, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरे परिवार ने कभी मुझे एक सेकंड के लिए ये एहसास नहीं कराया कि काफ़ी टाइम हो गया है, आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और हमेशा कहा है कि आप अपनी खुशी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम हमारी खुशी के लिए तैयारी करते हैं तो हम अपना 100% देते हैं, और एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो सारी लड़कियों के लिए और उनके पेरेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर विश्वास करें। आप अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे तो आपको कहीं और देखने की और किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सपना ने बोला परिवार की बात, अब मैं आपको ये बता दूं कि सपना और मैं पिछले 10-11 साल से दोस्त हैं, और ये हमारी दोस्ती इंदौर से चालू हुई, और मैं जानती हूं कि सपना के परिवार ने क्या फेस किया, सपना ने लाइफ में क्या फेस किया, अभी तक हमने आपको बताया नहीं, लेकिन आप जानते भी होंगे आधे से ज्यादा लोग। और मैंने यही बोला था कि एक सस्पेंस आगे है जो खुलने वाला है, ये कि सपना मेरी दोस्त है, और मैं सपना को पिछले 10 साल से जान रही हूँ, 11 साल से जान रही हूँ, 11वां साल हमारी फ्रेंडशिप को चालू हो चुका है। तो परिवार में मैंने इनके परिवार का पूरा एक बोलना चाहिए करीब से दर्शन किया है कि मम्मी, दीदी, छोटी बहन, छोटा भाई क्या करते थे, ये कब जाके ऊपर रोती थी, हमको पता होता था, मम्मी के सामने नहीं रोती थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि सपना के पापा जो हैं, जब सपना छोटी थी
तभी गुजर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, और ये बात मैं पूछना चाहूंगी सपना से, अभी जो उन्होंने थे वर्ड यूज किया था कि हम जब पापा को ये सारी चीजें देने जाते थे तो ऐसा होता था, और उसके बाद में सपना इसी तरीके से रहती थी, और उसने जिस स्ट्रांग तरीके से पूरे घर का काम किया, और उसमें मुझे लगता है कि बड़ी दीदी और मम्मी वगैरह जो है इनका बहुत बड़ा रोल अदा है। तो मैं चाहूंगी कि आप अब उस बारे में बताएं कि मतलब आप जो मतलब जैसे आपके लाइफ में आपके परिवार वाले, दोस्त आपके, ये इन सब चीजों का क्या रोल था? मम्मी कैसे सपोर्ट करती थी, मम्मी ने कैसे संभाला? क्योंकि पापा बचपन में चले गए थे और मैंने देखा है, लेकिन मैं आपसे ये चीजें खुद सुनना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं मैम, कोविड के टाइम पे सपना, वो जो बच्चे हैं, अपन दोनों बात भी किया करते थे, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। इवन मैं आपको एक लिस्ट बताऊं कि इतने लंबे टाइम से जितने सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जो मेरे पास में, और हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी कि इस दौरान पापा नहीं। कोविड जो एक ऐसा टाइम आया था ना, जिनके सर से बोलना चाहिए साया उड़ गया था। तो कैसे आप अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं और सपना पूरा कर सकते हैं सपना के जैसे? आप सपना से ही जानिए। तो सपना, कैसे मम्मी ने संभाला, कैसे आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा, ये बताइए हमें। देखिए, जो पिताजी हैं हमारे, वो 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम, मेरी 13-14 साल उम्र रही होगी। तो हम लोग गांव गए थे पापा के जो प्रोग्राम थे वो करने। तो वहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें की। उसके बाद में फिर जो हमारे रिश्तेदार थे उनका ये कहना था कि आप यहीं रुकिए, और अब कोई है तो नहीं है करने वाला, तो बच्चियों की जो शादी, आपकी 4-4 बेटियां हैं, तो कैसे इनकी शादी होगी, कौन इनको ले जाएगा, और ऐसे कैसे देंगे, कैसे एक परिवार में, तो आप यहीं रहिए, हम इनकी शादी कर देंगे, सबकी 2-2 साल में हम शादी कर देंगे। हमारे यहाँ एक सम्मेलन है, वहाँ प्रचलन है कि एक साथ 2 बहनों की शादी अधिकतर वहाँ पे होती है। तो हमको लगा कि हम भी 2-2 बहनें करके हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन हमारी जो मम्मी है, उन्होंने, मतलब वो ही जानती है कि उन्होंने क्या संघर्ष उस टाइम किया। परिवार की बातें, रिश्तेदारों की बातें, गांव की बातें सारी उन्होंने सही। अपने ऊपर भी काफ़ी उन पर प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन उन्होंने सबको दरकिनार करते हुए 1.5 महीने बाद ही ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं बच्चों को लेकर शहर जाऊंगी, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, बदनावर की। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ लेकर जाऊंगी और इनको पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे वहाँ जाकर कोई भी काम करना पड़े। क्योंकि हमारे जब पिताजी का देहांत हुआ उस टाइम पर ऐसी स्थिति थी कि हमारे यहाँ पे खाने के लिए आटा तक नहीं था। काफ़ी ख़राब स्थिति रही। फिर हम लोग जब बदनावर आए, मम्मी, हम पाँचों भाई बहन को लेकर, तो उन्होंने 400 रुपये से स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर उन्होंने कार्य किया, घर घर जाके बच्चों के सर्वे करना, घर पर बच्चों का आंगनवाड़ी के लिए खाना बनाना, ये सारे काम उन्होंने किए। धीरे धीरे स्ट्रगल चलता रहा। फिर एक स्कूल में गए, वहाँ उनकी 600 रुपये सैलरी हुई। फिर एक स्कूल में गए, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते, और उसी दौरान, बच्चों को पढ़ाने के दौरान, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी किया। क्योंकि जो हमारी माता जी थी वो केवल 12th तक पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया साथ साथ में, और फिर बच्चों को पढ़ाया भी। घर में ट्यूशन भी लेती थी, वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी, क्योंकि इतने रिसोर्सेस होते नहीं थे। तो वो ट्यूशन के जो पैसे आते थे उनसे ही हम लोगों की सब्जी जो घर की बनती थी वो उसी से बनती थी सिर्फ। तो काफ़ी ऐसी स्थिति रही हम लोगों की कि कुछ ऐसे दिन रहे जिनको शायद कोई याद भी नहीं करना चाहेगा। धीरे धीरे फिर मम्मी संघर्ष करती रही, हम भी पढ़ते रहे। फिर जो मुझसे बड़ी बहन है, उन्होंने भी इंदौर आके फिर तैयारी की, धीरे से उनको भेजा, उन्होंने पढ़ाई की। अभी वर्तमान में वो भी डीएसपी हैं। उनका भी सिलेक्शन 2010 की जो पीएससी है उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनको देखकर फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, मैंने भी तैयारी की, और फिर आज मैं आपके समक्ष हूँ। साथ ही इसमें एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि दोस्तों का भी इसमें काफ़ी मेरा योगदान रहा है, और मैं नाम भी लूँगी स्पेशली उनके, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं उनका नाम ले सकूँ और उनको थैंक यू बोल सकूँ। दोस्त दोस्त नहीं कह सकती मैं उनको, अपना परिवार ही कहूँगी। परिवार के बराबर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जब जब मैं इमोशनल डाउन हुई हूँ, या फिर मुझे पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम हुई है, तो चाहे रात की 12 बजी हो, 2 बजी हो, कभी किसी ने मना नहीं किया कि हम हेल्प नहीं करेंगे और कुछ। दोस्तों का मुझे हमेशा सहयोग रहा है। तो सबसे पहले पारुल शर्मा, वो भी डीएसपी है वर्तमान में, सिहोरा में उनकी पोस्टिंग है। और गौरी शंकर राजपूत, चंदेरी जनपद सीओ हैं वो अभी। और
ओजस्वी टेम्बरे, जिनका मैंने अभी नाम लिया, एडी इंडस्ट्री हैं अभी वो, और नीरज सनोदिया, और रुचि मैम आपकी इन्होंने हिंदी पढ़ने में मेरा काफ़ी सहयोग किया और समय समय पर मुझे गाइड करती रही कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इनका काफ़ी सहयोग रहा है। तो परिवार और दोस्त, इन दोनों का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। और एक फ्रेंड है दीपेश यादव, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। और मतलब इन लोगों को दोस्त आप कह ही नहीं सकते, इनको आप परिवार कह सकते हैं। ये पर्सनली मेरे परिवार को जानते हैं, घर पे आना जाना होता है, आना जाना भी छोटा शब्द हो गया है। हम लोग काफ़ी साथ में रुकते हैं, घर ही पर रुकते हैं, एक दूसरे का घर में कोई अंतर नहीं है। तो काफ़ी इन लोगों का सपोर्ट रहा है। और बस यही है कि परिवार और दोस्तों का अगर सपोर्ट बना रहे आपके साथ में, जो पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ाए। दोस्त भी भांति भांति के होते हैं, लेकिन वो दोस्त जो आपको आगे बढ़ाने का काम करे, उनका आप सहयोग लीजिए और आगे बढ़िए। और इन्हीं के सपोर्ट से आप धैर्य रख पाएंगे। धैर्य आंतरिक गुण तो है ही, लेकिन बाहरी गुण भी है। जब लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लोग आपका साथ देते हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं के सहयोग से मैं आगे बढ़ी हूँ। बिल्कुल। और मुझे याद है, जैसे कि अब आपको पता ही है, हमारे साथ आज भी जब हम कई बातें होती हैं, क्योंकि अगर हम घर वालों के साथ सामने बैठकर रोएंगे, उनको अपनी बातें बताएंगे, तो आपने अभी देखा कि वो ऑलरेडी हमारे लिए बचपन से लेकर अभी तक इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते आए हैं, और फिर हम उनको अपनी दिक्कत बताएं। हालांकि माँ एक योद्धा होती है, आपने देखा हर किसी की माँ एक योद्धा होती है, जो मूवी में भी बोला गया। मुझे लगता है वो शब्द भी कम है, योद्धा नहीं, माँ तो भगवान होती है। आपने देखा कि किस तरीके से एक माँ ने पूरे के पूरे बच्चों को यहाँ पर निखार कर रख दिया और इतने अच्छे से सींचा। साथ ही साथ आप देखते हो कि आप फिर नहीं चाहते ना कि आप अपने फैमिली वालों को कुछ चीजें टेंशन दो या ना बताओ, हालांकि उनको पता चल जाता है। तो ये दोस्त ही होते हैं जिनके सामने आप रो सकते हो, खुलकर अपनी बातें कर सकते हो। और हम हमेशा ऐसा करते हैं, जब हम लोग मिलते हैं तो कब रात हो जाती है हमको पता नहीं चलता। इवन रात कहना बंद होगा, कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि पूरे साल भर के दिन भर के किस्से हमारे जो होते हैं वो बंद ही नहीं होते। और रात रात भर जाग जाग के हमारी बातें होती है। हमको नहीं लगता कि हमको बहुत ज्यादा कहीं घूमने की जरूरत है, हमको बस एक छोटा कमरा मिल जाए, हम वहीं चालू हो जाते हैं बात करना। ये है। और दूसरी एक और बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं, आपकी संगति का असर आपके जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब आप मतलब बोलना चाहिए, आपके दोस्तों के ऑरा में या आप जिनके आसपास रहते हो ना, वैसी वाइब्रेशन आपके पास में आती है कि अगर आप, और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप असफल, क्योंकि इसमें मैं मॉडिफिकेशन इसलिए कर रही हूँ और जस्टिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है, क्योंकि हम आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं कि संगति का असर पड़ता है, उस चक्कर में हम फिर दोस्तों को ढूंढने निकलते हैं कि यार कौन सा सेलेक्ट है उसकी दोस्ती कर ले। क्योंकि हमने अभी ये भी देखा कि जैसे ही सिलेक्शन हुआ, कितने पुराने दोस्तों के फोन आने लगे, जिनके दोस्त फोन कब बंद हुए थे, जब आपका मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि सेलेक्ट अब नहीं होंगे क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो गई। नहीं, मैम सजेशन भी दिए थे बहुत सारे लोगों ने, प्राइवेट पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, आप कुछ प्राइवेट हो देख लीजिए, सिलेक्शन अब इतना टाइम हो गया होगा नहीं, कब तक तैयारी करते रहोगे, कब तक बोझ बनोगे परिवार पर। तो हाँ, इसमें मैं यही चीज बोल रही थी कि हम कई बार ही क्या करते हैं, संगति के चक्कर में उन लोगों को ढूंढने लगते हैं जो सफल है। दोस्ती का पर्याय मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये होना चाहिए कि वो दोस्त आपको आगे बढ़ाए, डजंट मैटर कि वो क्या कर रहा है ना। वो आप ये ढूंढते हो कि यार अगर ये सफल है तो अगला सफल मैं बनूंगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, किंग मेकर होते हैं। ठीक है, सफलता का मीनिंग ये नहीं है कि आप किस पोस्ट पर हैं, सफलता का मीनिंग ये होता है कि आप व्यक्ति कैसे हैं। मुझे ये लगता है, तो आपको उन्हीं लोगों के साथ में दोस्ती रखना चाहिए, उन्हीं के साथ में दोस्त बनना चाहिए। और मुझे लगता है रखना नहीं चाहिए, ये दोस्ती और ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली होती हैं। और आपके अंदर अगर आपका दोस्त इंप्रूवमेंट ला रहा है, कैसे परीक्षण करें, जांच कैसे करें? अगर आपका दोस्त आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा है, आप जो कल थे, ठीक है, आपकी गलतियों को वो देख रहा है, उस गलतियों को देखने के बाद में या उस कमियों को देखने के बाद में आपको छोड़ नहीं रहा है, आपके साथ में है और उसको दूर कर रहा है, सुधार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त ये होना चाहिए। बाकी एक बार और कि कैसे होना चाहिए, क्या होता है, ये सपना ही आपको बताएगी। दोस्तों के मामले में मैं इतना ही कहूंगी कि दोस्त आपके, देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भगवान बनाकर भेजते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो
पहले से किसी व्यक्ति को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि इससे दोस्ती की जाए नहीं की जाए, लेकिन होता भी जनरली यही है कि आपकी जिनसे वाइब मैच करती है, जो आपके जैसे होते हैं, मैक्सिमम उन्हीं से आपकी दोस्ती होती है। तो ऐसे दोस्त बनाना चाहिए। और आजकल जैसे देखने में आ रहा है, लाइब्रेरी कल्चर बहुत चल रहा है, तो वहाँ पे अलग टाइप के दोस्त हैं, और वो दोस्त ऐसे हैं कि चाय पीने का एक टाइम है, 4 बजे चाय पीने चलेंगे, 2 बजे चाय पीने चलेंगे, 6 बजे चाय पीने चलेंगे, खाना साथ में खाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में साथ करने की ज़रूरत है। अगर आपको साथ करना है तो केवल पढ़ाई में कीजिए। अगर आपने पढ़ाई में साथ किया है एक दूसरे का, तो वो आपको आगे तक ले जाएगा। और अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी दोस्ती ऐसी होती है, मुझे नहीं लगता सिलेक्शन के बाद दोस्त बन पाते हैं उतने अच्छे जितने आपके सिलेक्शन के पहले बनते हैं, क्योंकि वो आपसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़े होते हैं। बाद में आपसे लोग प्रोफेशनली तौर पर जुड़े होते हैं। तो बस यही है कि जो भी आप जिन भी व्यक्तियों से आप दोस्ती करें या जिनसे आगे रिश्ता बनाएं, तो बिल्कुल आप देखिए कि वो आपको व्यक्तिगत स्तर पर पसंद कर रहे हैं, तभी आप उनसे दोस्ती कीजिए और वो आपको आगे बढ़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको हमेशा आगे बढ़ाएं, केवल नौकरी में नहीं, जीवन के आप हर स्टेज पे आपको आगे बढ़ाएं। तो ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है। और मेरी लाइफ में दोस्त दोस्तों की वजह से ही, परिवार और दोस्तों की वजह से ही मैं इतना आगे आ पाई हूँ, उनके सपोर्ट से। बहुत बढ़िया। मुझे याद है, हम लोग जैसे ऐसे एक एक किस्सा मैं भी बताना चाहूंगी जो मुझे एकदम से याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एक प्रश्न पूछा कि आप लड़कियों जैसे क्यों रहते हैं। तो हम लोग जब अक्सर साथ में रहा करते थे, तो मुझे याद आ रहा है, दोस्ती पे ये बात चल रही, तो मुझे याद आ गया कि जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी, तब ये आया करती थी हॉस्टल में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे हॉस्टल वार्डन ने शायद मना किया था, हॉस्टल वार्डन कि रोक दिया था ऊपर जाने से। और मैंने मजे लेने के लिए हमने ये किया था कि ठीक है तुम नीचे ही रहो, मैं आती हूँ। उतने देर में इसने क्या किया था, हॉस्टल वार्डन को क्या क्या बताया था आप ये सुनो। मैंने ये बोला कि ठीक है लड़का है, ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ही बैठी हुई थी। अब उसके बाद इसने हॉस्टल वार्डन को पता नहीं क्या कह दिया कि अब देखना क्या होता है मेरे साथ में। क्या बोला था तुमने उस दिन? एक्चुअली मुझे उस दिन जल्दी जाना था। एक ऊपर ना जाने का रीज़न ये भी था कि मुझे थोड़ा काम था। मैंने इसे कहा था कि ऊपर से काम जल्दी निपटा कर आ जा। अब मेरी ऐसी आदत है कि मैं थोड़ा शांत कम बैठ पाती हूँ, और वार्डन मुझे देख ही रही थी अजीब अजीब नज़रों से कि यहाँ तक कैसे लड़का कैसे आ गया, जो भी उनको लग रहा हो। तो मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, तो वो पूछती है मुझसे कि अच्छा आप बॉयफ्रेंड हो इनके? तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल हैं, बढ़िया, हम खाते पीते हैं, अच्छे होटल्स वगैरह में जाते हैं, और कभी कभी ये भी आ जाते हैं हमारे यहाँ, हम भी इनके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई थी उस टाइम पर। उनको काफ़ी मैंने कंफ्यूज किया था, और बाद में फिर उनसे इतनी अच्छी पहचान हो गई कि फिर वो आगे रह के बोलने लगी कि ठीक है आप चले जाओ ऊपर। लेकिन फिर बाद में हमने बता दिया था कि भैया ये लड़का नहीं है, लड़की है। तो ऐसे ऐसे किस्से भी। और बहुत इतनी जो हार्ड जर्नी थी वो सपना की, मुझे लगता है ये इतनी इजी इसलिए हो पाई क्योंकि परिवार इतना अच्छा, परिवार समझने वाला या सपोर्टिव, और दोस्त ऐसे रहे, जहाँ तक मैंने समझा। और बाकी तो जो चीज़ें हैं कि रात रात भर बैठ के रोना, ये करना, तो ये स्ट्रगल तो हमने बहुत करीब से देखा है कि क्या कैसी जर्नी होती है। तो मैं बस यही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ये 4 साल, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, अब तो आपको यू टर्न मिल गया होगा, लेकिन ये 4 साल ऐसा नहीं है कि ये 4 मिनट है, किया क्या आपने ये मुझे बताइए और बच्चों को बताइए, मुझे तो पता है। देखिए, प्री की एग्ज़ाम हुई थी 12 जनवरी 2020 को। उसके बाद से कोविड की फर्स्ट लहर आ गई थी, तो उसमें थोड़ा सा कहीं हेल्थ इश्यूज़ कुछ हुए हैं बच्चों के। और उसके बाद में फिर हमारी एग्ज़ाम जो हुई थी मेंस की, वो 21 से 26 मार्च 2021 में हुई थी। तो उस टाइम पे भी सेकेंड लहर आ गई थी, तो काफ़ी कुछ लोगों ने सहा है उस टाइम। शारीरिक, मानसिक और वित्तीय जो तीनों स्थितियाँ थी, तीनों सबकी ख़राब थी। हमारे ही साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके माँ बाप चले गए कोविड टाइम में, और साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति भी इतनी ख़राब हो गई कि वो वापस इंदौर आके पढ़ने के मतलब उस काबिल ही नहीं बचे कि वो वापस आए और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। लेकिन ये जो 4 साल थे, शायद ये लाइफ में कभी ना भूल पाएंगे, क्योंकि एक हम लोगों का ग्रुप बना था जो कोर्ट केस चल रहा था उससे संबंधित। तो हम लोग एक परिवार के जैसे थे। मतलब एक थोड़ा उदास होता था कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या होगा, तो दूसरा उसको सपोर्ट कर देता था कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोशिश करते हैं। तो एक परिवार की तरह, मतलब ये एक एग्ज़ाम नहीं थी, एक इमोशंस था जो हम लोगों के चेहरे पे दिखा जिस दिन रिजल्ट आया। उनके लिए भी दुख है जिनका हुआ नहीं, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनका हुआ नहीं, उनके लिए बुरा लगता है। बस ये है कि
आगे और आगे तैयारी करके और सिलेक्शन लें, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। लेकिन ये था कि काफ़ी ख़राब समय निकला 4 साल का, सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस की है। मेंटली सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है, अगर मेंटली वो परेशान रहे तो उससे बड़ी मतलब और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पूरे टाइम आप रिजल्ट देख रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स की कहीं ना कहीं बैक टू बैक एग्ज़ाम आ रही है, उसमें ज़्यादा मन नहीं लगता था। तो चलता रहा, लेकिन एट द एंड फिर ये था कि लिस्ट में नाम था तो थोड़ी खुशी हुई। लेकिन संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है और काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है। अच्छा, तो इस बीच में डिमोटिवेशन भी आता था, तो जब डिमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे? क्या चीजें आपने अपनाई? क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, क्या करते थे डिमोटिवेशन से निकलने के लिए? देखिए, मुझे यहाँ कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बतानी है कि ऐसा करते थे वैसा करते थे, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। मेरी हॉबी थी डांस करना। तो मेरे साथ ये होता था कि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं कोई एक अच्छा सा वीडियो निकाल कर डांस करती थी, प्रिपेयर करती थी और बराबर मैं उस चीज़ में एक्टिव रहती थी ताकि मेरा मूड अच्छा रहे। थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी वो मैं करती थी, जिससे जो प्रेशर होता था वो रिलीज़ हो जाता था। और डिमोटिवेशन आना तो स्वाभाविक है, 4 साल अगर कोई एक प्रक्रिया चल रही है तो काफ़ी होता था। लेकिन ये है कि आप सबसे अच्छा एक काम कर सकते हैं, जब भी आप डिमोटिवेट होते हो, मुझे नहीं लगता कि किसी के वीडियो देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका परिवार होता है। आपने उनका चेहरा देख लिया, मतलब आप समझिए कि आपने सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, आप अपनी हॉबी को टाइम दीजिए। जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं अपने मनपसंद के अगर आप काम करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा और तैयारी करने में भी आसानी रहेगी। और ये जो हॉबी है ये आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। तो दोनों फेक हॉबी नहीं निकालनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपका कुल मिला के आपको अपना मन अच्छा रखना है, चाहे वो दोस्तों से बात करके हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या कुछ और अपनी हॉबी को टाइम देना हो, तो आप कर सकते हैं। मैंने जो किया है पर्सनली वो डांस करके किया है, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद था। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में बस बहुत ही एक बोलना चाहिए नेचुरल इंटरव्यू हमारा चला यहाँ पर। अगर इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो छूट गई हैं यहाँ इस इंटरव्यू में करना, वैसे हमने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद भी रहता है क्योंकि सबकी एक अलग समस्या होती है, सबका पारिवारिक परिवेश एक अलग होता है, सबकी अपनी एक बोलना चाहिए दिक्कतें होती हैं, एज होती है, सारी चीज अलग होती है। हम एक पैमाने में सबको फिट नहीं कर सकते। तो अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो आप इजीली रुचि धर्मन पाठशाला में पूछ सकते हैं। सपना जी हमारे पास में है आपको गाइड करने के लिए। जब भी आप बोलेंगे हम इनका समय अब जो है वो निकाल कर कोशिश करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम हो, क्यूएनए सेशंस हो या लाइव आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस लग रहे हैं, वो हम आगे भी प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो आपकी सफलता का मूल मंत्र भी कहला सकता है? मेरी जो सफलता का मूल मंत्र है वो एक ही है कि अपने आप पर विश्वास करें। आप जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी अपने आप पर विश्वास करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी कमी को देखें, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखें और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। और परिवार से रोज़ आप बात करते रहिए, एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है। और कठिन परिश्रम कीजिए। और जब तक मंजिल मिल नहीं जाती, मुझसे तो आप सीख ही सकते हैं कि इतने लॉन्ग जर्नी थी मेरी, तो जब तक आपको फाइनली एक पोस्ट नहीं मिल जाती है तब तक आप निरंतर लगे रहिए। अगर आप लगे रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। कुछ लाइनें हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट किया करती थी, शायद आपको भी करे, तो मैं वो लाइनें बोलना चाहूँगी कि समुद्र रूपी जीवन को हौसले की नौका से पार करना होगा, मुश्किल रूपी वार होंगे, आत्मविश्वास को ढाल बनाना होगा, लहरें भी अपना रास्ता बदलेगी, निरंतर आपको चलना होगा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्मवीर तो बनना ही होगा, कर्मवीर तो बनना ही होगा। अरे वाह यार, और ये कर्मवीर थी हमारी सपना उमट। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आगे आप क्या करना चाहेंगी? आप क्या शादी करेंगी? क्योंकि आप ऐसी हैं तो मुझे लगता है कि शादी, क्योंकि हमें तो पता है, अगेन बोल रही हूँ मैं, आप मुझको ये बताएं कि क्या आप आगे शादी करेंगी, जॉब करेंगी, यूपीएससी की तैयारी करेंगी? फ्यूचर प्लान आपका क्या है जॉब के साथ? जी मैम, मेरा शुरू से थोड़ा अध्यात्म में इंटरेस्ट रहा है, तो जॉब के साथ में मैं अध्यात्म को समय देना चाहूँगी और उसी में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं उसी को आगे देखूंगी। और जहाँ तक विवाह की बात है तो लेट्स सी। अब ये सस्पेंस है, देखते रहिए आपकी सपना उमट विवाह करती है कि
शादी वादी नहीं करूंगी, सब फालतू चीजें तुम लोग भी मत करो, इसलिए हमने भी नहीं करी। ठीक है, चलो खैर, ये तो एक मजाक था। बहुत अच्छा लगा बात करके, और ये मेरा भी सपना था सपना के लिए, क्योंकि सिलेक्शन जब नहीं होता है, दोस्त अलग अलग चीज़ें करने लगते हैं, जैसे कि सपना ने बताया कि हम बैठकर बिजनेस प्लान सोचा करते थे। और चूंकि मेरी हॉबी, हमने यही बोला कि हॉबी आपकी वो होना चाहिए जिसको करने में आपको मजा आए, तो मेरी हॉबी पढ़ाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 100% पढ़ाऊँ, और पढ़ाने से मेरा बच्चा सफल भी हो। तो मैंने अभी वो चुना है, और जब मैंने ये चीज़ चुनी थी तो और ऑनलाइन चैनल खोला था, तो मेरा एक हम लोग बात करते थे बैठ के चाय पीते पीते कि सपना, पता है जब तेरा सिलेक्शन होगा ना, तो हम मोहल्ला हिला डालेंगे, और देखना रुचि धर्मन पाठशाला पे जो भी रिजल्ट होगा उसमें पहला वीडियो तेरा ही आएगा। मेरा मतलब स्टूडेंट के पहले वीडियो तेरा ही आएगा, ये मेरा वादा है, और वो वादा मैंने आज सपना तुझसे पूरा किया। मैं बताना चाहूँगी मोहल्ला हिला देने वाली बात। जिस सिलेक्शन हुआ है उसके अगले दिन, चूँकि रात में रिजल्ट आया था, अगले दिन ये लोग आए सारे फ्रेंड्स लोग, और सच में इतनी आतिशबाजी की है इन लोगों ने कि पूरा मोहल्ला सच में भी बाहर आ गया था। ढोल वगैरह ये लेकर आए थे, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने स्वागत स्वागत तो नहीं, मतलब जश्न मनाया था। जश्न ही बोल सकते हैं अच्छे शब्दों में, तो जश्न मनाया था। और बस मैंने कहा ना, दोस्त अच्छे होने चाहिए आपकी, आपकी सफलता में भी आपके साथ और आपकी असफलता में भी आपके साथ। अगर ये चीज़ें आपके पास में, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रही, और बुरी भी रही, लेकिन हमने उसको अच्छी ही बनाकर एंजॉय किया। खैर, बहुत अच्छा लगा सपना से बात कर। बस यही बोलना चाहूँगी कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। सिलेक्शन, बार बार आपको क्लास में भी बोलती हूँ कि सिलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप एंजॉय करें। ठीक है, जिस दिन आप बनेंगे ना बच्चों, उस दिन सब बराबर हो जाएगा। हमने क्योंकि इतने सामने से, और हम, आपने देखा हमारे पूरे दोस्त हैं, हमने एक जर्नी देखी है, बहुत अच्छा खासा अनुभव है, सबके पारिवारिक जो स्थिति है अलग अलग रही है, तो एक लंबी जर्नी होती है। लेकिन यकीन मानो, जो हमने बोला ना मोहल्ला हिला देंगे, उस दिन आपकी लाइफ भी हिल जाती है। पूरे जो इतने 8 साल, 4 साल, 5 साल की जर्नी होती है ना, वो एक दिन में, 8 मिनट में, चुटकी में बदल जाती है, और सब बराबर हो जाता है। यकीन मानिए, आपका सपना जरूर पूरा होता है, जैसे सपना का हुआ, और आपका भी होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई सपना। धन्यवाद मैम। मैम नहीं, रुचि ही बोलूँगी मैं। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही जिस प्रकार आप मेरी हेल्प करती रही एग्ज़ाम में, जब जब मुझे हिंदी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई, इन्होंने मुझे हेल्प की। ये अपना अच्छा काम कर रही हैं अभी चैनल पर, और सब बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे रही है। जब इन्हीं के पढ़ाए बच्चे डीसी और डीएसपी बनते हैं, तो बहुत गर्व होता है कि हमारी जो दोस्त है, उनके ही जो बच्चे हैं वो किसी बड़े पद पर पहुँच गए हैं। और मतलब इनकी वजह से हमारी पहचान बनी है। हम कहीं जाते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि आप रुचि मैम की फ्रेंड है क्या? सच में ऐसा। अच्छा, देखा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वो तो नहीं बोल रही, आपको ऐसा लगेगा कुछ। नहीं, ऐसा होता है सच में भी। तो हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम किसी एक पोस्ट पे पहुंचे हैं, वैसे ही मैं आगे आपके, जो आप आगे जो भी काम करेंगे उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और ऐसे ही आप दोस्ती निभाते रहिए। तो ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सपना, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। चयन के लिए बहुत बहुत बधाई, और पूरे रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जहां पर भी आप जाती हैं, क्योंकि व्यक्तित्व इतना सपोर्टिव नेचर, इतना शानदार व्यक्तित्व कि अगर किसी को आपने दुख में देखा है तो आप उसकी हेल्प करे बिना रह नहीं सकते। और मुझे लगता है कि वास्तव में ऐसे प्रशासक की जरूरत है जो वास्तव में एथिकल वैल्यू के साथ में जाए, और सपना उनमें से एक है, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे आप जहां पर भी जाए अपना परचम लहराएं, जो भी काम करें अपने जॉब को बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ पूरे रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।